जीवन की आपाधापी में कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं, आंखों को नम कर देती हैं और आत्मा को झकझोर देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी दास्तां जो प्यार, विश्वास, धोखे और बलिदान की अनोखी मिसाल पेश करती है। यह मात्र एक काल्पनिक गाथा नहीं, बल्कि उन भावनाओं का तूफान है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और फिर उसी रिश्ते को चकनाचूर कर देता है। ये कहानी है एक लड़की की, जिसने अपने प्यार के लिए वह रास्ता चुना जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसी लड़की जिसके दिल में जुनून था, आंखों में सपने थे और हाथों में एक ऐसा फैसला था जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इस अनोखी और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर एक नया मोड़ और हर मोड़ पर एक नई सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। ये कहानी है शीतल की, एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने ही पति को अपने प्रेमी की खातिर खत्म कर दिया। शीतल का जीवन शुरू से ही साधारण था। एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकल ही उसकी दुनिया थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जो मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालते थे। शीतल बचपन से ही थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कुछ बड़ा करने की चाहत को दर्शाती थी। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वह चुपचाप घर के कामों में नहीं उलझती थी, बल्कि किताबों में अपनी दुनिया ढूंढती थी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहती और उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब शीतल 17 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का था अजय, जो गांव के पास के कस्बे में एक छोटी सी दुकान चलाता था। अजय साधारण सा इंसान था, मेहनती, शांत स्वभाव का और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाला। शीतल को यह शादी मंजूर नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के आगे उसकी एक न चली। शादी के दिन वह चुपचाप मंडप में बैठी, आंखों में आंसुओं को छिपाए हुए और मन में एक अनजाना डर लिए हुए। शादी के बाद शीतल अजय के साथ उसके छोटे से घर में रहने लगी। अजय उससे प्यार करता था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था, लेकिन शीतल का मन कभी उस घर में नहीं लगा। वह अजय को दोष नहीं देती थी, पर उसकी आत्मा कहीं और भटकती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक सुनसान रास्ते पर चल रही है, जहां न कोई मंजिल है, न कोई उम्मीद। अजय दिन भर दुकान पर काम करता और रात को थककर घर लौटता, फिर भी वह शीतल से बात करने की कोशिश करता। लेकिन शीतल के जवाब हमेशा छोटे और ठंडे होते, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हो। समय बीतता गया और शीतल की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वह गांव के मेले में राहुल से मिली। राहुल शहर से आया हुआ एक नौजवान था, जो अपने दोस्त के साथ मेले में घूमने आया था। वह लंबा, गोरा और बातों में माहिर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो शीतल को अपनी ओर खींच रही थी। मेले में एक छोटी सी दुकान पर दोनों की नजरें मिली और राहुल ने हंसते हुए शीतल से बात शुरू कर दी। उसकी बातों में एक ताजगी थी, एक आज़ादी थी, जो शीतल को अपने सपनों की याद दिला रही थी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राहुल अक्सर गांव के आसपास के बहाने से आता और शीतल किसी न किसी बहाने से उससे मिलने चली जाती। अजय को इसकी भनक तक नहीं थी, वह अपनी दुकान और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता। राहुल और शीतल का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा और शीतल को लगने लगा कि यही वह जिंदगी है जिसे वह जीना चाहती थी। राहुल उसे शहर की चमक दमक की कहानियां सुनाता, उसे वादे करता कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा, एक नई जिंदगी देगा। शीतल के मन में अजय के लिए जो थोड़ा बहुत सम्मान था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि अजय उसकी आज़ादी की राह में एक रुकावट है। एक दिन राहुल ने शीतल से कहा कि अगर वह सच में उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है, तो उसे अजय से छुटकारा पाना होगा। शीतल पहले तो चौंकी। उसने राहुल से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि यह उसकी आज़ादी का एकमात्र रास्ता है। उसने कहा कि अजय के रहते वह कभी शीतल को पूरी तरह अपना नहीं बना सकता। शीतल के मन में एक उथल पुथल मच गई, वह रात भर सो नहीं पाई।
एक तरफ अजय का चेहरा था, जो उसकी हर छोटी खुशी के लिए मेहनत करता था, और दूसरी तरफ राहुल का वादा था, जो उसे एक नई दुनिया का सपना दिखा रहा था। कई दिनों तक वह इसी उलझन में रही, लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, तो उसे यह कदम उठाना ही होगा। उसने राहुल से योजना बनाई, और एक रात को सब कुछ तय हो गया। उस रात अजय दुकान से देर से लौटा, थका हुआ था और जल्दी सो गया। शीतल ने उसे चाय बनाने के बहाने रसोई में बुलाया। अजय बिना कुछ सोचे चला आया, उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। शीतल ने चाय में नींद की गोलियां मिलाईं, और जब अजय ने चाय पी ली, तो वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। शीतल ने राहुल को इशारा किया, जो पहले से ही घर के पीछे छिपा हुआ था। राहुल अंदर आया, और दोनों ने मिलकर अजय को एक पुराने कुएं के पास ले गए, जो गांव से थोड़ी दूर था। वहां उन्होंने अजय को कुएं में धक्का दे दिया। अजय की नींद इतनी गहरी थी कि उसे कुछ पता भी नहीं चला। शीतल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी आज़ादी के लिए जरूरी था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया, जब लोगों को पता चला कि अजय गायब है। शीतल ने रो रोकर सबको बताया कि वह रात को दुकान से लौटा ही नहीं। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि अजय का स्वभाव ही ऐसा था कि वो कभी कभी देर तक दुकान पर रुक जाता था। पुलिस ने थोड़ी तफ्तीश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शीतल ने राहुल के साथ मिलकर अपने नाटक को बखूबी अंजाम दिया। कुछ दिन बाद राहुल ने शीतल से कहा कि अब वो दोनों शहर जा सकते हैं, लेकिन शीतल को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगा। उसे अजय की याद आने लगी, उसकी सादगी, उसका प्यार, और वह पल जब वह थककर घर लौटता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने उसे जल्दी करने को कहा, और दोनों ने गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। शीतल ने अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधा, और एक रात चुपचाप राहुल के साथ शहर के लिए निकल गई। शहर पहुंचकर राहुल ने उसे एक छोटे से किराए के मकान में ठहराया। शुरू में सब ठीक था, राहुल उसका ख्याल रखता, उसे घुमाने ले जाता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह शीतल से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा, उसे ताने देने लगा। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि यह वही राहुल है जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। एक दिन राहुल ने शीतल से कहा कि उसे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि उसका काम ठीक नहीं चल रहा। शीतल के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसने राहुल को दे दिए। लेकिन इसके बाद राहुल की मांगें बढ़ती गईं। वह शीतल को काम करने के लिए मजबूर करने लगा, और जब शीतल ने मना किया, तो उसने उसे धमकी दी कि वो सबको बता देगा कि अजय को उसने मारा है। शीतल डर गई, उसे लगा कि वह एक जाल में फंस चुकी है। उसने राहुल से विनती की, लेकिन राहुल का दिल अब पत्थर हो चुका था। एक रात राहुल नशे में घर लौटा और शीतल से बुरी तरह झगड़ा किया। उसने शीतल को मारा, और कहा कि वह अब उसकी जिंदगी से चला जाएगा। शीतल रोती रही, लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन सुबह जब शीतल उठी, तो राहुल गायब था। उसने सारा सामान और शीतल के पैसे भी ले लिए थे। शीतल अकेली रह गई, एक अनजान शहर में, बिना किसी सहारे के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गांव लौटने की सोची, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि लोग सवाल करेंगे, और शायद सच सामने आ जाए। वह दिन भर रोती रही, और रात को भूखे पेट सो गई। अगले कुछ दिन उसने छोटे मोटे काम ढूंढे, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे हर पल अजय की याद सताती, और वह खुद को कोसती कि उसने ऐसा क्यों किया। एक दिन वह बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। उसमें खबर छपी थी कि गांव के पास के कुएं में एक लाश मिली है, और पुलिस तफ्तीश कर रही है। शीतल के हाथ से सब्जी का थैला छूट गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसका राज खुलने वाला है। वह घर भागी, और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर कहीं और चली जाएगी, जहां कोई उसे न पहचाने। उसने अपने कुछ कपड़े बांधे और बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। बस में बैठते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे,
और मन में एक सवाल था कि क्या वह कभी इस गुनाह से मुक्त हो पाएगी। बस चल पड़ी और शीतल की जिंदगी एक नए रास्ते पर बढ़ चली, लेकिन उसका मन अभी भी उसी कुएं के पास अटका हुआ था जहां उसने अपने पति को खत्म किया था। शीतल की बस शहर की सीमा से बाहर निकल चुकी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन बार बार अतीत में खो रहा था। बस की सीट पर बैठे बैठे उसे अजय की वो आखिरी रात याद आ रही थी जब उसने चाय में नींद की गोलियां मिलाई थीं। उसकी आंखों के सामने अजय का चेहरा घूम गया, वो चेहरा जो थकान से भरा था, फिर भी उसमें एक सादगी थी, एक भोलापन था। शीतल ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस याद को अपने दिमाग से झटक देना चाहती हो, लेकिन वह याद किसी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। बस एक छोटे से कस्बे में रुकी, जहां कुछ सवारियां उतरी और कुछ नई चढ़ीं। शीतल ने अपनी थैली को कसकर पकड़ा, जैसे वह उसमें अपनी पूरी जिंदगी समेटे हुए हो। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, जो थोड़े बहुत थे उन्हें उसने राहुल की मांगों में खो दिया था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, बस इतना जानती थी कि उसे उस शहर से दूर जाना है जहां हर कोने में उसे अजय की लाश का डर सताता था। बस फिर से चल पड़ी और शीतल ने सोचना शुरू किया कि वह अब अपनी जिंदगी को कैसे संभालेगी। उसने सोचा कि शायद किसी छोटे गांव में जाकर मजदूरी कर लेगी या किसी घर में काम कर लेगी जहां कोई उससे सवाल न करे। लेकिन मन के एक कोने में उसे ये भी डर था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है। अखबार की वह खबर उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, कुएं में लाश मिली है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे घूर रहा है, जैसे सबको पता हो कि उसने क्या किया। रात होने लगी थी और बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। बाहर अंधेरा छा गया था और शीतल को अपने अंदर का अंधेरा और गहरा लग रहा था। उसने अपनी थैली से एक पुरानी शाल निकाली और उसे ओढ़ लिया। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा को जो ठंडक महसूस हो रही थी वो कहीं ज्यादा सर्द थी। बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। शीतल ने हड़बड़ाते हुए कहा कि वह अपने मायके जा रही है। महिला ने उसकी उदासी भरी आंखें देखीं और चुपचाप मुस्कुरा दी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। शीतल ने नजरें फेर ली, उसे डर था कि कहीं उसकी आंखें सच न बता दें। रात के करीब 12 बजे बस एक ढाबे पर रुकी, जहां ड्राइवर ने खाने का इंतजाम किया। शीतल के पास पैसे कम थे, फिर भी उसने एक रोटी और सब्जी ले ली। वह ढाबे के एक कोने में अकेले बैठकर खाने लगी। तभी उसकी नज़र ढाबे के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी, जो आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों के टुकड़े उसके कानों तक पहुंचे। कुएं वाली लाश, पुलिस की छानबीन, गांव में हड़कंप। शीतल का हाथ कांपने लगा, रोटी उसके मुंह में अटक गई। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और बस में वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि अब उसका अंत करीब है। बस फिर से चल पड़ी और शीतल ने सोच लिया कि वह अगले पड़ाव पर उतर जाएगी, जहां से वह किसी और रास्ते पर निकल सके। सुबह होने तक बस एक छोटे से शहर में पहुंची, जिसका नाम था कालापुर। शीतल ने अपनी थैली उठाई और बस से उतर गई। वहां का बस स्टैंड छोटा सा था, कुछ रिक्शे खड़े थे और कुछ चाय की दुकानें खुल रही थीं। शीतल ने एक चाय वाले से पूछा कि यहाँ कोई सस्ता ठिकाना मिल सकता है कि नहीं। चाय वाले ने उसे एक पुराने लॉज की ओर इशारा किया, जो बस स्टैंड से थोड़ी दूर था। शीतल वहां पहुंची और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरा साधारण था, एक पलंग, एक टूटी हुई कुर्सी और एक छोटी सी खिड़की। उसने अपनी थैली रखी और पलंग पर बैठ गई। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर लेगी। वह लेट गई और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सपने में उसे अजय दिखा, जो कुएं के पास खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था। शीतल की नींद अचानक टूट गई और वह पसीने से तरबतर होकर उठ बैठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सूरज ऊपर चढ़ आया था। उसे लगा कि अब उसे कुछ करना होगा, वरना वह इस तरह पागल हो जाएगी। उसने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल पड़ी।
कालापुर एक छोटा सा शहर था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। शीतल ने एक छोटी सी दुकान पर जाकर पूछा कि क्या वहां कोई काम मिल सकता है। दुकानदार ने उसे देखा और कहा कि वह अपनी दुकान पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम दे सकता है। बदले में उसे दिन के 50 रुपये और एक वक्त का खाना मिलेगा। शीतल को ये ठीक लगा, उसने तुरंत हामी भर दी। उस दिन से उसकी जिंदगी एक नई लय में चलने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, लॉज से दुकान तक पैदल जाती, दिन भर काम करती और रात को थक कर सो जाती। दुकानदार का नाम था रामू, जो एक सख्त लेकिन दयालु इंसान था। वह शीतल से ज्यादा सवाल नहीं करता था, बस इतना कहता था कि वह मेहनत से काम करे। शीतल को ये ठीक लगता था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके अतीत को खो दे। लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। रात को जब वह अकेले लॉज में लेटती तो उसे अजय की यादें सतातीं। कभी उसे लगता कि वह उससे माफी मांग ले, लेकिन फिर सोचती कि अब क्या फायदा। एक दिन दुकान पर काम करते वक्त उसकी नज़र एक ग्राहक पर पड़ी जो अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन थी, कुएं वाली लाश की पहचान हो गई, पुलिस ने गांव में छानबीन शुरू की। शीतल के हाथ से बर्तन छूट गया और वह वहीं जम गई। रामू ने उसे डांटा कि वह क्या कर रही है, लेकिन शीतल कुछ बोल नहीं पाई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और काम में लग गई, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह उथल-पुथल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। क्या पुलिस उसे ढूंढ लेगी? क्या उसका गुनाह सबके सामने आ जाएगा? उस रात वह लॉज में वापस आई और अपनी थैली उठाकर फिर से भागने की सोचने लगी। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वह कब तक भागती रहेगी। उसने सोचा कि शायद अब उसे अपने गुनाह का सामना करना चाहिए। लेकिन ये हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन रामू से एक दिन की छुट्टी मांगेगी और कहीं शांत जगह पर जाकर सोचेगी कि आगे क्या करना है। अगली सुबह वह रामू के पास गई और कहा कि उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। रामू ने उसकी थकी हुई आंखें देखी और बिना सवाल किए हाँ कह दिया। शीतल ने अपनी थैली उठाए और शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर की ओर चल पड़ी, जो पास की पहाड़ी पर था। वहां पहुंचकर उसने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें थीं। शीतल ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल से अजय से बात की। उसने कहा कि उसे माफ कर दे, कि वह नहीं जानती थी कि उसका यह फैसला उसे कहाँ ले जाएगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। तभी मंदिर का पुजारी बाहर आया और उसे देखकर पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। शीतल ने कहा कि वह बस थोड़ा सुकून ढूंढने आई है। पुजारी ने उसकी आंखों में उदासी देखी और कहा कि जो भी बोझ मन पर हो, उसे भगवान के सामने रख दो, शायद हल्का हो जाए। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से उठी और वापस लॉज की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लॉज पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बस छत को घूरती रही। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शीतल डर गई, उसने उठकर खिड़की से झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई छाया हिली। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। उसने दरवाजे को और कसकर बंद किया और पूरी रात जागती रही। सुबह होने पर वह फिर से दुकान पर गई, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। रामू ने देखा कि वो परेशान है और पूछा कि क्या बात है। शीतल ने कहा कि उसे नींद नहीं आई, बस। रामू ने उसे जल्दी घर जाने को कहा और शीतल वापस लॉज आ गई। वहां पहुंचकर उसने अखबार उठाया, जो किसी ने दरवाजे के नीचे से सरका दिया था। उसने उसे खोला और पहली ही खबर ने उसके होश उड़ा दिए। पुलिस को शक है कि अजय की हत्या उसकी पत्नी ने की। गांव से भागी हुई शीतल की तलाश जारी। शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया, उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। शीतल का हाथ कांप रहा था, अखबार उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया।
उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि कमरे की दीवारें उसे घेर रही हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, भागे, छुपे या पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। उसका दिमाग एक साथ हजारों सवालों से भर गया था। क्या पुलिस को सचमुच उस तक पहुंचने का कोई सुराग मिल गया था? क्या किसी ने उसे शहर में देख लिया था, या फिर यह सब बस अंदाजा था? वो उठी और जल्दी से अपनी थैली में कुछ जरूरी सामान ठूंसने लगी। उसे लगा कि अब कालापुर में रुकना सुरक्षित नहीं है। उसने सोचा कि वो किसी और शहर चली जाएगी जहां कोई उसे न जानता हो। लेकिन मन के एक कोने में उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो कितना भी भाग ले, अपने गुनाह से नहीं बच सकती। उसने लॉज का किराया चुकाया और चुपचाप बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए उसने अपने सिर पर शाल लपेट ली ताकि कोई उसे आसानी से न पहचान सके। बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने एक टिकट लिया जो उसे एक दूर के शहर मधुपुर तक ले जाने वाली थी। बस में बैठते वक्त उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे डर था कि कहीं कोई पुलिसवाला उसे देख न ले। बस चल पड़ी और शीतल ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बस में एक यात्री अपने साथी से बात कर रहा था और उनकी बातों में फिर वही खबर थी, अजय की हत्या, शीतल का गांव से गायब होना, पुलिस की तलाश। शीतल ने अपनी शाल को और कसकर लपेटा और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। उसे लग रहा था कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है, हर कोई उसके गुनाह को जानता है। मधुपुर पहुंचने में 4 घंटे लगे। वहां उतरकर शीतल ने एक सस्ता सा गेस्ट हाउस ढूंढा और एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरा छोटा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। उसका मन अब पूरी तरह थक चुका था। उसे भूख लग रही थी, लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी। उसने अपनी थैली से एक पुरानी तस्वीर निकाली जो अजय के साथ उसकी शादी की थी। तस्वीर में अजय मुस्कुरा रहा था और शीतल का चेहरा उदास था। उसने तस्वीर को देखा और आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद से कहा कि काश वो उस दिन राहुल की बातों में न आई होती। लेकिन अब पछतावे से क्या हासिल होने वाला था? उसने तस्वीर को वापस थैली में रखा और सोचने लगी कि आगे क्या करना है। मधुपुर एक बड़ा शहर था जहां छुपना आसान था। उसने सोचा कि वो यहाँ कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेगी और चुपचाप जिंदगी काट लेगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और शहर में काम की तलाश में निकल पड़ी। एक छोटी सी चाय की दुकान पर उसे काम मिल गया। दुकान का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम गोपाल था, उसे दिन भर बर्तन धोने और चाय बनाने का काम सौंपा। बदले में उसे थोड़े से पैसे और 2 वक्त का खाना मिलता। शीतल ने काम शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी फिर से एक धर्रे पर चलने लगी। लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता था। हर बार जब कोई ग्राहक अखबार लेकर बैठता, वह डर जाती कि कहीं उसकी खबर न छपी हो। हर बार जब कोई अनजान शख्स उसे घूरता, उसे लगता कि शायद वह पुलिस का आदमी है। एक दिन गोपाल ने उससे पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों रहती है। शीतल ने हंसकर टाल दिया और कहा कि बस नींद पूरी नहीं हो रही। गोपाल ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उसकी नज़रों में शीतल को एक अजीब सा संदेह दिखा। उस रात जब वह गेस्ट हाउस लौटी, तो उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जल्दी से कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। खिड़की से झांककर उसने देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा है जो सिगरेट पी रहा था। वह दूर से ही उसे देख रहा था और शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। उसने पूरी रात दरवाजे के पास कुर्सी रखकर बैठे हुए बिताई। सुबह होने पर वह फिर से दुकान पर गई, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। गोपाल ने देखा कि वह बार बार गलतियां कर रही है और उसे डांटा। शीतल ने माफी मांगी और काम में जुट गई, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। दोपहर को एक ग्राहक अखबार लेकर आया और शीतल की नज़र उसकी हेडलाइन पर पड़ी, अजय हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस को शीतल के शहर में होने का शक। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बर्तन धोते वक्त हाथ काट बैठी। खून बहने लगा और गोपाल ने उसे संभाला। उसने पूछा कि क्या हुआ,
लेकिन शीतल कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा कि उसे थोड़ा आराम चाहिए और दुकान से निकल गई। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने सोचा कि अब उसे ये शहर भी छोड़ना होगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शीतल ने डरते हुए पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि गेस्ट हाउस का मैनेजर है। उसने दरवाजा खोला तो मैनेजर ने कहा कि कोई उससे मिलने आया है। शीतल का दिल धक से रह गया। उसने पूछा कि कौन है, तो मैनेजर ने कहा कि एक आदमी है जो अपना नाम नहीं बता रहा। शीतल ने कहा कि वह किसी से नहीं मिलना चाहती और मैनेजर को जाने को कहा। लेकिन जैसे ही मैनेजर गया, उसने खिड़की से देखा कि वही सिगरेट पीने वाला आदमी बाहर खड़ा है। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसकी तलाश में है। उसने जल्दी से अपनी थैली उठाई और पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे का दरवाज़ा बंद था। वह वापस कमरे में आई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार तेज। शीतल ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और सामने एक सादे कपड़ों में आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वह पुलिस से है और शीतल से कुछ सवाल पूछना चाहता है। शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा कि वह कुछ नहीं जानती। पुलिस वाले ने कहा कि उसे उसके साथ थाने चलना होगा। शीतल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने सख्ती से कहा कि यह उसका आखिरी मौका है। मजबूरन शीतल को उसके साथ जाना पड़ा। थाने पहुंचकर उसे एक छोटे से कमरे में बिठाया गया। वहां एक इंस्पेक्टर ने उससे सवाल शुरू किए। उसने पूछा कि वह गांव से कब और क्यों भागी। शीतल ने कहा कि वह अपने पति से परेशान थी, इसलिए चली गई। इंस्पेक्टर ने पूछा कि अजय कहाँ है। शीतल ने कहा कि उसे नहीं पता, वह दुकान से लौटा ही नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर की नज़रें उसे भेद रही थीं। उसने कहा कि कुएं में मिली लाश अजय की है और कुछ सबूत शीतल की ओर इशारा कर रहे हैं। शीतल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि वह बेकसूर है। इंस्पेक्टर ने कहा कि उनके पास एक गवाह है जो शीतल को उस रात कुएं के पास देखने का दावा कर रहा है। शीतल को समझ नहीं आया कि यह गवाह कौन हो सकता है। उसने सोचा कि शायद राहुल ने उसे धोखा दिया हो। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वह कुछ नहीं जानती, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। शीतल को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया। वहां अंधेरा था और दीवारों से नमी की बू आ रही थी। वह फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। रात भर वह सो नहीं पाई, बस अजय का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन इंस्पेक्टर फिर आया और उससे पूछा कि वह सच बताए, वरना सजा और सख्त होगी। शीतल ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि वह सब कुछ बताने को तैयार है। उसने सारी कहानी सुना दी, राहुल से उसकी मुलाकात, अजय को मारने की योजना और फिर राहुल का उसे छोड़कर चले जाना। इंस्पेक्टर ने सब कुछ नोट किया और कहा कि वह राहुल की तलाश शुरू करेगा। शीतल को थोड़ा सुकून मिला कि शायद अब वह अपने गुनाह का बोझ हल्का कर सकेगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि कानून उसे माफ नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद राहुल को भी पकड़ लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि यह सब शीतल का आइडिया था और वह बस उसकी मदद कर रहा था। शीतल को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। कोर्ट में केस चला और दोनों को सजा सुनाई गई। शीतल को उम्र कैद की सजा मिली और राहुल को भी लंबी सजा दी गई। जेल में शीतल की जिंदगी अब एक नई सजा बन गई थी। वह दिन भर काम करती और रात को अपनी कोठरी में अकेले बैठकर सोचती कि उसने ये सब क्यों किया। उसे अजय की यादें सताती और वह खुद से माफ़ी मांगती। लेकिन अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पछतावा बचा था। एक दिन जेल में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उसके गांव से थी, जिसे उसकी माँ ने लिखा था। माँ ने लिखा था कि उसे उसकी सजा के बारे में पता चला और वह बहुत दुखी है। उसने लिखा कि वह उसे माफ़ कर देती है, लेकिन अजय के लिए जो हुआ, उसके लिए वह कभी खुद को माफ़ न करे। शीतल ने चिट्ठी पढ़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ अजय को खोया, बल्कि अपने परिवार को भी हमेशा के लिए दुख दे दिया। शीतल की जिंदगी अब जेल की चारदीवारी में सिमट चुकी थी। हर सुबह एक जैसी होती, उठना,
काम करना और फिर रात को अपनी कोठरी में लौट आना। लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता था। माँ की चिट्ठी ने उसके दिल में एक नई आग जला दी थी। उसे लगने लगा कि उसने जो किया, उसकी सजा सिर्फ जेल की सलाखें नहीं, बल्कि उसका अपना विवेक भी था, जो उसे हर पल कोस रहा था। जेल में उसकी मुलाकात कुछ ऐसी औरतों से हुई, जो अलग अलग अपराधों के लिए सजा काट रही थीं। उनमें से एक थी कमला, जो शीतल से उम्र में थोड़ी बड़ी थी। कमला ने एक बार शीतल से पूछा कि वो इतनी उदास क्यों रहती है। शीतल ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन कमला के बार बार पूछने पर उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कमला ने चुपचाप सुना और फिर कहा कि गुनाह तो गुनाह होता है, लेकिन उसकी सजा सिर्फ कानून नहीं देता, बल्कि हमारा मन भी देता है। उसने शीतल को सलाह दी कि वह अपने अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए कुछ ऐसा करे, जो उसे सुकून दे। शीतल ने सोचा कि वह जेल में रहते हुए कुछ अच्छा कर सकती है। उसने जेल के अधिकारियों से बात की और एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करने की इजाज़त मांगी। अधिकारियों ने उसकी बात मान ली और कुछ पुरानी किताबें जेल में लाई गईं। शीतल ने दिन रात मेहनत करके उन किताबों को व्यवस्थित किया और दूसरी कैदियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। धीरे धीरे जेल में एक नया माहौल बनने लगा। औरतें, जो पहले दिन भर झगड़ती थीं या उदास रहती थीं, अब किताबों में अपनी दुनिया ढूंढने लगीं। शीतल को इसमें थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि शायद वह अपने गुनाह का कुछ प्रायश्चित कर पा रही है। लेकिन ये सुकून भी अधूरा था। हर रात जब वह अपनी कोठरी में अकेली होती, अजय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसे लगता कि अजय उसे देख रहा है, उससे कुछ कहना चाहता है। एक रात उसने सपना देखा कि अजय उसके सामने खड़ा है और कह रहा है कि वो उसे माफ कर देता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सपने से जागने के बाद शीतल बहुत देर तक रोती रही। उसे लगा कि शायद यह उसका मन का वहम है, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वह जेल में रहते हुए कुछ ऐसा करेगी, जिससे उसका जीवन सार्थक हो सके। उसने जेल में सिलाई का काम सीखना शुरू किया। जेल में एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहां कैदियों को कपड़े सिलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शीतल ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और जल्द ही वह अच्छे कपड़े सिलने लगी। उसकी मेहनत को देखकर जेल के वार्डन ने उसकी तारीफ की और कहा कि अगर वह अच्छा व्यवहार रखेगी, तो शायद उसकी सजा में कुछ कमी हो सकती है। शीतल को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उसे पता था कि उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे पूरी तरह माफ़ी नहीं मिल सकती। साल बीतते गए और शीतल की जिंदगी जेल में एक नई राह पर चल पड़ी। उसने लाइब्रेरी को और बेहतर किया, सिलाई में महारत हासिल की और दूसरी कैदियों की मदद करने लगी। लेकिन उसके मन का बोझ कभी कम नहीं हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसने जेल अधिकारियों से गुजारिश की कि वह अपनी माँ से मिलने जा सके। लंबी प्रक्रिया के बाद उसे एक दिन की पैरोल मिली। वह गांव पहुंची, जहां उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और बीमार। शीतल को देखते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने शीतल का हाथ पकड़ा और कहा कि उसे उससे कोई शिकायत नहीं है, बस वह चाहती है कि शीतल अपने गुनाह को भूलकर एक नई शुरुआत करे। शीतल ने माँ के पैर छुए और माफ़ी मांगी। उस दिन उसे लगा कि शायद उसकी माँ ने उसे सचमुच माफ़ कर दिया है। लेकिन गांव में उसकी वापसी की खबर फैलते ही लोग उसे ताने देने लगे। कोई उसे हत्यारी कहता, तो कोई कहता कि उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। शीतल चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि वह जानती थी कि ये उसकी सजा का हिस्सा है। पैरोल खत्म होने के बाद वह जेल वापस लौट आई। माँ से मिलने के बाद उसके मन में एक अजीब सा बदलाव आया। उसे लगा कि अब उसे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। उसने जेल में एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें वह कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और कई औरतों ने अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश शुरू की। जेल के अधिकारी भी शीतल के इस बदलाव से प्रभावित हुए। एक दिन वार्डन ने उसे बुलाया और कहा कि उसकी अच्छी हरकतों की वजह से उसकी सजा में 5 साल की कमी की सिफारिश की जा रही है। शीतल को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दुख भी हुआ।
उसे लगा कि वह जेल से बाहर निकलकर भी कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका गुनाह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसकी मां का देहांत हो गया। शीतल को ये सुनकर गहरा सदमा लगा। वह मां से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। उसने जेल में अकेले बैठकर मां के लिए प्रार्थना की और खुद से वादा किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी उनके सम्मान के लिए जिएगी। सालों बाद जब शीतल की सजा पूरी हुई, वह जेल से बाहर निकली। उसकी उम्र अब 50 के करीब थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। वह गांव नहीं लौटी, क्योंकि वहां उसके लिए कुछ बचा नहीं था। उसने मधुपुर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और सिलाई का काम शुरू किया। लोग उसे एक साधारण औरत समझते थे, जो चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन शीतल के अंदर एक तूफान था, जो कभी शांत नहीं हुआ। वो हर रात सोने से पहले अजय की तस्वीर को देखती और माफी मांगती। उसे लगता कि शायद अजय उसे कहीं से देख रहा है और उसकी माफी को स्वीकार कर रहा है। एक दिन वह अपने घर के पास एक मंदिर गई और वहां एक दिया जलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे अगले जन्म में ऐसी गलती करने का मौका न दे। मंदिर से लौटते वक्त उसे एक छोटी बच्ची मिली, जो सड़क पर अकेली रो रही थी। शीतल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बच्ची ने कहा कि वह अपनी मां से बिछड़ गई है। शीतल ने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और उसकी मां को ढूंढने में मदद की। जब बच्ची अपनी मां से मिली, तो उसकी मां ने शीतल का शुक्रिया अदा किया। उस पल शीतल को लगा कि शायद वह अपने गुनाह का कुछ बोझ कम कर पाई है। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए लगाएगी। उसने एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वह बेसहारा बच्चों को पढ़ाती और उन्हें सिलाई सिखाती। धीरे धीरे उसका आश्रम मशहूर होने लगा और लोग उसे एक नेक औरत के रूप में जानने लगे। लेकिन शीतल जानती थी कि यह नेकी उसके गुनाह को मिटा नहीं सकती। एक शाम वह आश्रम के बाहर बैठी थी, जब उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो उसने जेल में लिखी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर उसका दर्द, उसका पछतावा और उसकी उम्मीद लिखी थी। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, मैंने एक जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं कई जिंदगियां बचाना चाहती हूँ। उसने डायरी बंद की और आकाश की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद अजय उसे कहीं से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में सोई और पहली बार उसे नींद में सुकून मिला। अगली सुबह जब आश्रम के बच्चे उसे जगाने आए, तो वह बिस्तर पर शांत पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे सारी तकलीफें खत्म हो गई हों। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत नींद में दिल का दौरा पड़ने से हुई। आश्रम के बच्चों ने उसे अपने हाथों से दफनाया और उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। गांव वालों ने कहा दैट एक पापिनी ने अंत में पुण्य कमा लिया। शीतल की कहानी यहीं खत्म हुई, एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे, गुनाह और प्रायश्चित की गहरी छाप छोड़ गई। उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहाँ एक ऐसी औरत सोई है, जिसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों को जीना सिखाया। और इस तरह शीतल की जिंदगी का अंत हुआ, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।